हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडिक्स। आज हम लोग ये एसटी को डिस्कस करेंगे, एसटी नंबर 340, और देखेंगे क्या क्या इसमें बारीकियां थी, क्या क्या हम इसमें सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआती इसकी पैसेज से हुई है। तो पैसेज को मैंने पिछली एसटी में डिस्कस किया था, और मेरा तरीका क्या था कि हमें पैसेज को पढ़ने में टाइम नहीं खर्च करना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अगर ऑप्शंस को पढ़ के आंसर निकाल सकते हैं क्या नहीं। तो वही करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ऑप्शंस से हम देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। विथ व्हाट टॉपिक इज द पैसेज प्राइमरली कंसर्न्ड। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, ये टॉपिक पूछ रहा है कि कौन से टॉपिक से कंसर्न है, या फिर कभी कभार आपका टाइटल पूछता है। तो टाइटल, टॉपिक, थीम, ऐसा करके ये आपसे थीम ही पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए देखिए, आप ऑप्शंस तो पढ़ लीजिए, लेकिन आपको सपना तो आ नहीं रहा है कि पैसेज में क्या लिखा है। ठीक है, एक बार या तो बहुत सरसरी निगाह से पैसेज देखना ही पड़ेगा, लेकिन वो मैंने मना किया है, पैसेज देखना नहीं है। तो ऑप्शन से कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा टॉपिक से रिलेटेड है ये पैसेज। तो चलिए ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं। रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, कम्युनिकेशन अमंग ड्राइवर्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द ओशन फ्लोर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ अंडर सी व्हीकल्स। ठीक है, ये चार टॉपिक आपके पास हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ अंडर सी व्हीकल्स, या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द ओशन फ्लोर, कम्युनिकेशन अमंग ड्राइवर्स एंड दिस। तो थीम आपकी वही होगी या टाइटल वही होगा। ठीक है, टॉपिक वही डिस्कस किया गया है जो इन चारों में से रिपीट होगा। आगे के क्वेश्चन में देखो, अगर ये पैसेज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द ओशन फ्लोर के बारे में है, तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा रिपीट होगा। ऑब्जर्वेशन, ओशन फ्लोर, ऐसे वर्ड्स या उनसे रिलेटेड वर्ड्स बार बार आपके आएंगे। ठीक है, अगर यही कम्युनिकेशन अमंग डाइवर्स से बात रिलेटेड होगी, तो कम्युनिकेशन अमंग डाइवर्स की बात 100% उन क्वेश्चंस में एंड ऑप्शंस में कई बार रिपीट होगी, वही आपका थीम बन जाता है। क्योंकि जो बात पैसेज में हुई है, ज्यादातर क्वेश्चंस उसी बात पे बेस्ड निकलते हैं। तो अभी हम इसको नहीं कह सकते कि कौन सा आंसर है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इससे रिलेटेड ये पैसेज में ज्यादा बात हुई है। तो इसको अभी छोड़ेंगे, लास्ट में आगे अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइवर्स हैव हैड प्रॉब्लम्स इन कंसंट्रेटिंग अंडर वाटर बिकॉज। ठीक है, यहां पे क्या दिया था, यहां डाइवर दिया था क्या? ठीक है, नहीं, डाइवर यहां भी नहीं दिया था, यहाँ डाइवर यहाँ दिया, कम्युनिकेशन अमंग डाइवर्स दूसरे ऑप्शन में दिया ये, एंड यहाँ पे क्या दे रहा है, ड्राइवर्स। तो मे बी रिलेटेड हो सकता है, बट मिसप्रिंट भी हो सकता है। ड्राइवर्स हैव हैड प्रॉब्लम्स इन कंसंट्रेटिंग अंडर वाटर बिकॉज, तो दैट मीन्स कि ड्राइवर्स की बात की गई है और उनको प्रॉब्लम होती थी अंडर वाटर कंसंट्रेशन में। अब उसका रीजन पूछ रहा है वो। द प्रेशर अफेक्टेड देयर माइंड्स, यस पॉसिबल, हो सकता है ये रीजन कि इसकी वजह से उनको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती हो। द व्हीकल्स दे यूज्ड हैव नॉट बीन परफेक्टेड। ठीक है, दे डिड नॉट थिंक क्लियरली, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। दे डिड नॉट थिंक क्लियरली, इसी को तो पूछ रहा है क्यों, इसी का तो क्वेश्चन है कि वाई कुड they not think clearly. The pressure destroyed their mental processes. ठीक है, तो ये B is not a possible answer. Why? Because the vehicles they used have not been perfected. तो ये सेंटेंस ही पहली बात तो they used and have not been, तो had होना चाहिए था। So उस व्हीकल से उनके कंसंट्रेशन का कोई लेना देना है नहीं। कंसंट्रेशन का या तो A से रिलेशन आएगा या तो D से रिलेशन आएगा। द प्रेशर अफेक्टेड देयर माइंड्स, प्रेशर से उनके माइंड पे फर्क पड़ता था, इसलिए वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। या फिर द प्रेशर डिस्ट्रॉयड देयर मेंटल प्रोसेस, कि प्रेशर ने उनके मेंटल प्रोसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। अभी मैंने क्या बताया था कि जो ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपके आंसर होते नहीं है। देखिए, प्रेशर अफेक्टेड एंड प्रेशर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो प्रेशर उनके मेंटल प्रोसेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये कहना इस बहुत ज्यादा उचित नहीं है। ठीक है, ये आपका बहुत ही स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट है कि द प्रेशर अफेक्टेड देयर माइंड सो दे कुड नॉट कंसंट्रेट अंडर वाटर। ठीक है, तो सो योर मोस्ट प्रोबेबल आंसर इज ए एंड इट शुड बी द आंसर, इट इज द आंसर। अगला देखते हैं। दिस पैसेज सजेस्ट दैट द सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ द ओशन डिपेंड्स अपॉन, मतलब एक्सप्लोरेशन ऑफ द ओशन की इसमें बात हुई है।
ठीक है, व्हीकल्स एज वेल एज, किस चीज पे, द पैसेज सजेस्ट सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ द ओशन डिपेंड्स अपॉन, किस बात पे ज्यादा डिपेंड करता है, व्हीकल्स एज वेल एज डाइवर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था इसमें ड्राइवर नहीं, ये डाइवर होना चाहिए था। ठीक है, तो व्हीकल्स एज वेल एज डाइवर्स, रेडियो दैट डाइवर्स यूज टू कम्युनिकेट, कंट्रोलिंग करेंट्स एंड द वेदर, रिमूवल ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द ड्राइविंग इक्विपमेंट्स। तो आपको ये वर्ड बार बार मिलके आ रहा है, डाइव प्लस व्हीकल की बात भी हो रही है, व्हीकल या इंस्ट्रूमेंट, ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट की भी कुछ बातें हुई हैं। सो दीज थिंग्स मस्ट बी देयर इन द पैसेज। इसका भी आंसर बहुत ज्यादा क्लियर है नहीं आपको विदाउट पैसेज को पढ़े हुए, लेकिन दिस पैसेज सजेस्ट दैट द सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ द ओशन डिपेंड्स ऑन व्हीकल्स एज वेल एज डाइवर्स। अभी ये चेक करना पड़ेगा आगे। अंडर सी व्हीकल्स मतलब कि अभी डाइवर्स, व्हीकल्स, इन सब की बात ज्यादा हुई है। तो अंडर सी व्हीकल्स आर टू स्मॉल फॉर ए मैन टू फिट इनसाइड, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, अंडर सी व्हीकल्स में जाहिर सी बात है डाइवर्स बैठते हैं, तभी तो वो थोड़ा कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है वगैरह वगैरह, जो कुछ भी दिक्कतें आती हैं। आर वेरी स्लो टू रिस्पॉन्ड, नेगेटिव स्मॉल आपका स्टेटमेंट है कि अंडर सी व्हीकल्स बहुत स्लो होते हैं रिस्पॉन्ड करने में। हैव द सेम लिमिटेशंस दैट डाइवर्स है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। डाइवर्स की लिमिटेशंस अलग होंगे, मशीन की लिमिटेशन अलग होगी, तो ये भी आपका आंसर है नहीं। तो अंडर सी व्हीकल्स मेक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द ओशन फ्लोर, यस इट इज, दिस स्टेटमेंट सीम्स टू बी करेक्ट एंड इट इज करेक्ट। सो अंडर सी व्हीकल्स मेक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द ओशन फ्लोर। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, 4 क्वेश्चन। अब अंडर सी व्हीकल्स की बात हुई है, डाइवर्स की बात हुई है, ठीक है, और कैसा एक्सप्लोरेशन वगैरह की बात हुई है। अब बताइए कि व्हाट टॉपिक इज द पैसेज प्राइमरली कंसर्न टू। ठीक है, ये आपका रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, अगर ये होता तो कई बार आपके क्वेश्चंस रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस पे आए होते, ऑप्शंस में भी ऐसा कुछ बहुत बार आया होता, लेकिन आया नहीं है, इसलिए इट इज नॉट योर आंसर। कम्युनिकेशन अमंग डाइवर्स, कितनी बार ये टर्म आपके सामने आया, एक बार भी शायद नहीं आया इतनी देर में। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर है नहीं। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द ओशन फ्लोर। ठीक है, अगर ये थीम होता, ये क्या है, ठीक है, अगर ये थीम होता तो एक क्वेश्चन में तो हालांकि ये आया है, इस क्वेश्चन में मेक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द ओशन फ्लोर, अंडर सी व्हीकल्स मेक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द ओशन फ्लोर। तो ये आपका स्टेटमेंट साफ साफ लिखा तो है, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि इट इज द थीम। प्लस अगर इसकी हम बात करें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ द अंडर सी व्हीकल्स, तो इसके अंतर्गत ये ऑप्शन ऑलरेडी आ जाता है, ये डी वाली बात इसके अंतर्गत आ जाती है। तो जाहिर सी बात है पैसेज में ये बात को डिस्कस किया गया है, जिसका ये सिर्फ एक पार्ट है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ओशन फ्लोर पे अंडर सी व्हीकल्स से किया जा सकता है। बट ओवरऑल अंडर सी व्हीकल्स और उनमें क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आए हैं ओवर द टाइम, ये बात पैसेज में डिस्कस की गई है। तो यू गॉट दिस आंसर डी, यू हैव दिस आंसर एज ए, pressure affected their mind. You got this answer, अभी नहीं, इसको नहीं किया है। The vehicles as well as drivers. Exploration of the ocean floor किस चीज पे डिपेंड करता है, तो vehicles as well as driver may be possible. Radio that divers use to communicate may be. Controlling currents and weather, no, इसको तो possible है नहीं, बट स्टिल थोड़ा सा है भी, 10% 20%। रिमूवल ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द ड्राइविंग इक्विपमेंट, इसको आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट इसको मानेंगे। ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स कोई भी नेगेटिव नहीं है, सबके साथ पॉसिबिलिटी बनती है, बट दिस वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि आपका पैसेज का थीम यही है, लिमिटेशन, ड्राइविंग इक्विपमेंट्स, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। देखिए मैंने पहले ही डाइव, इंस्ट्रूमेंट, व्हीकल्स, इन तीनों कीवर्ड्स को मैंने पहले ही इधर लिख लिया है। तो जाहिर सी बात है जब ये तीनों आपके कीवर्ड्स हैं तो इस सेंटेंस को देखिए, रिमूवल ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द ड्राइविंग इक्विपमेंट, ड्राइविंग भी आ गया, इक्विपमेंट भी आ गया, व्हीकल्स तो यही होते ही हैं, तो इनके रिमूव करके ही जो है आपको उस एक्सप्लोरेशन को आप सक्सेसफुल बना सकते हैं। दिस शुड बी द थीम, दिस शुड बी योर आंसर। 79 हो ही चुका था। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने फिर से एक बार ऐसे ही कोशिश की कि आप पैसेजेस को ना पढ़ें और विदाउट रीडिंग द पैसेजेस बेस्ड ऑन योर रीजनिंग एंड लॉजिक,
रीजनिंग और लॉजिक से बेस्ड आप आंसर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। आइए आगे की बातों को देख लेते हैं। च्यूइंग द कड, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अक्यूजिंग अदर्स, फॉरगेटिंग थिंग्स, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, टू म्यूज ऑन। देखिए पहले भी मैंने बताया है कि अगर ऐसे करके फ्रेजेस आपके आ जाते हैं या इडियम्स आ जाते हैं तो यू विल नेवर बी एबल टू गेस द मीनिंग अनलेस यू हैव स्टडीड दैट इडियम और फ्रेज बिफोर। अगर आपने उसको पहले कभी पढ़ा है तो थोड़ा बहुत दिमाग में आ सकता है, याद आ सकती है बात, अदरवाइज एकदम वाइल्ड गेस करेंगे तो कुछ फायदा आपको मिलेगा नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा आप इडियम फ्रेज को पढ़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा इडियम फ्रेज आप कवर किए रहिए, यही बात आपको हेल्प करेगी। अदरवाइज आप एक वाइल्ड गेस करेंगे और आंसर के गलत होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो इस इडियम को मैं समझा देता हूं, ये है क्या और आया कहां से है। च्यूइंग द कड आपका आया है, ये कड इज नथिंग बट द फूड दैट यू हैव ऑलरेडी ईटन, उसी के लिए ये कड बोला गया है। एंड जुगाली करने वाले जानवरों को आपने देखा होगा, ठीक है, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ जुगाली करते रहते हैं, चबाते रहते हैं। गाय को देखो, भैंस को देखो, कभी खड़े हुए उसको ध्यान से देखो तो खाना वो गाय या भैंस खा चुकी होती है लेकिन बैठ के जुगाली करती रहती है और ऐसा लगता है जैसे बड़े गहरे चिंतन में हो, कुछ बड़ा भयंकर बात, बड़ा गूढ़ बात सोच रही है वो गाय या भैंस, तो ऐसा करके लगता है। तो वहां से ये च्यूइंग द कर्ड आपका इडियम बना है कि द काउ इज च्यूइंग द कर्ड, या फिर अभी काउ के लिए इस्तेमाल होता नहीं, ये पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होने लगा कि if someone is chewing the cud that means he is thinking or pondering like ठीक है, like a cow or like a buffalo। उस काउ या बफेलो की तरह जुगाली करते करते कोई बहुत सोच रहा है, डीप में जाके बातों को बहुत एकदम पॉन्डर कर रहा है, ये इसका अर्थ होता है। तो टू पॉन्डर या फिर टू मेडिटेट, पॉन्डर को मेडिटेट भी बोलते हैं, ठीक है, ऐसा करना, ठीक है, इज नोन एज च्यूइंग द कड। बहुत ही गहराई में, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही धीरे आराम से बैठ के कुछ सोचना, चिंतन करना, मनन करना इज कॉल्ड च्यूइंग द कड। तो अक्यूजिंग अदर्स ये है नहीं, फॉरगेटिंग थिंग्स ये है नहीं, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क हो नहीं। क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब होता है कि जो बीत गया उस पर आप क्यों फालतू में पछता रहे हैं, जो आप पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है, ये है क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। दूसरों को दोष देना, चीजों को भूल जाना, दीज आर नॉट योर आंसर्स। टू म्यूज ऑन, अगर आपको ये फ्रेज पता है, और टू पॉन्डर और टू मेडिटेट आप जानते हैं तो सेम इज म्यूज ऑन। टू म्यूज ऑन का मतलब भी होता है टू पॉन्डर या टू मेडिटेट, जो यहां लिखा हुआ है। सो दिस वन इज योर आंसर, ठीक है। इफ समवन इज च्यूइंग द कड दैट मीन्स ही इज म्यूजिंग ऑन समथिंग, ही इज पॉन्डरिंग ओवर समथिंग, ही इज मेडिटेटिंग। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट है, कैसा है, लेफ्ट हैंडेड, इसको गेस करना इज इजी। अगर आप इसको जानते हैं तब तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो यू कैन गेस इट हाउ, ठीक है। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, ये दोनों हैंड को आप जानिए। तो राइट हैंड आपका अच्छा माना गया है, ड्रॉइट, ठीक है, स्किल्ड, गुड, अच्छाई का प्रतीक होता है ये राइट हैंड। बुरे का प्रतीक होता है ये लेफ्ट हैंड, इसीलिए इसको सिनिस्टर, ठीक है, या गॉश, ठीक है, ऐसा करके ये टर्म आते हैं, आपको आगे वोकैब में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड से रिलेटेड होते हैं, और राइट हैंड मतलब अच्छा, लेफ्ट हैंड मतलब बुरा, पाप या बुरी चीजों से रिलेटेड था ये सिनिस्टर, ठीक है। तो इस चीज को अगर आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे तो यू कैन गेस इट। A well deserved is not possible. A flattering मतलब चापलूसी भरा कॉम्प्लीमेंट, नो, बिकॉज इट इज लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, तो फ्लैटरिंग नहीं कर रहे हैं आप उसको। एन ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट तो वो बिल्कुल नहीं है, 100% दैट इज एन इनसिंसियर कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज इनसिंसियर इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड, इसको भी नेगेटिविटी से जोड़ा गया है क्योंकि ये सिनिस्टर मतलब ही लेफ्ट हैंड होता है, और आपका सिन माने पाप, इसी से बना हुआ है। सिनिस्टर मतलब भी इविल, तो इसी से बना हुआ है। तो लेफ्ट हैंड इज रिलेटेड टू इविल। तो यू अगर थोड़ा सा इतना आइडिया आपको होगा तो यू कैन गेस कि एन इनसिंसियर कॉम्प्लीमेंट इज योर आंसर, ऑनेस्ट, फ्लैटरिंग, वेल डिजर्व, नो।
स्टक हिज नेक आउट, ठीक है, अपना गला बाहर निकालना। तो आप इमेजिन करिए सीन कि आप बस में बैठे हैं, विंडो सीट आपको मिली है और बार बार आप बाहर देखते हैं, हाथ निकालते हैं, गला निकालते हैं। ड्राइवर क्या कहता है कि भाई रिस्क ना ले, गला अंदर कर ले, हाथ अंदर कर ले, ठीक है। तो व्हेन यू स्टक योर हेड आउट यू टेक रिस्क, सो डोंट टेक रिस्क ब्रदर, ठीक है। डोंट स्टक योर नेक आउट, गला बाहर, गर्दन निकाल के झांकने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको यहां से आंसर मिल जाएगा कि एक्सटेंडेड हेल्प माने मदद, बढ़ाई हुई मदद, ऐसा है नहीं। टू कैन ओथ, कसम खाया, ऐसा है नहीं। कॉज्ड एन एम्बैरेसमेंट, परेशानी का कारण बना, ऐसा भी है नहीं। टूक अ रिस्क, ठीक है, टेक अ रिस्क, सो टूक अ रिस्क इज योर आंसर, ठीक है। स्टिक इज प्रेजेंट फॉर्म, स्टक इज पास्ट, ठीक है। यही पास्ट होने का रीजन है कि यहाँ पे टुक दिया, टेक नहीं दिया। इसमें स्पॉटिंग द एरर का सवाल आ गया, इसमें एरर ढूंढना है आपको। दीज आर द आइडियाज एंड आइडियल्स व्हिच हैव शेप्ड आवर इकोनॉमिक थॉट इन द पास्ट, ठीक है। लफड़ा देखिए कहाँ पे है, आवर इकोनॉमिक थॉट इन द पास्ट व्हिच हैव, ठीक है। तो अभी पास्ट टेंस में कभी पास्ट की बात हो रही है और यहाँ क्या लिखा है, व्हिच हैव। तो व्हिच हैव शेप्ड आवर इकोनॉमिक थॉट इन द पास्ट, ना है प्रेजेंट है और ये पास्ट है, तो ये पास्ट और प्रेजेंट एक साथ लफड़ा फंसेगा नहीं, तो विच हैड कर दो इसको। दीज आर द आइडियाज एंड आइडियल्स विच हैड शेप्ड आवर इकोनॉमिक थॉट इन द पास्ट, पास्ट है ना, तो ऑब्वियसली वो हैड होगा विदाउट एनी डाउट। अगला क्या है, मोर देन वन वर्कमैन वाज किल्ड, कभी वर्कमैन होता नहीं, मोर देन वन, वन के बाद जब भी आएगा तो वर्कमैन आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए मोर देन वन के बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब आपकी आएगी सिंगुलर, लेकिन जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, ये भी सिंगुलर आएगा। तो मोर देन वन वर्कमैन वाज किल्ड। इंस्टेड ऑफ बीइंग हेल्पफुल ही वाज बीइंग हिंड्रेंस, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, हेल्पफुल होने के बावजूद ही वाज बीइंग हिंड्रेस्ड, ये बीइंग जो बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, इसका रिपीटिशन इज द एरर। इंस्टेड ऑफ बीइंग हेल्पफुल ही वाज अ हिंड्रेंस, ठीक है। हेल्पफुल होने के बावजूद भी वो एक हिंड्रेंस यानी बाधा था, रुकावट था। तो इस बीइंग को रिमूव कर दीजिए, ए को ले आइए वहां पे। अलिजियंस इज लॉयल्टी, निष्ठा, लॉयल्टी फिडेलिटी। फिडेलिटी कहां से बना है इसको जरा देख लीजिए। फिडेल इज बिलीफ, निष्ठा, विश्वास, इससे आया है। अब बेवफा की अंग्रेजी क्या होती है, इनफिडेल, बेवफा, बेवफाई, इनफिडेलिटी, ठीक है, ये आपका बेवफाई हो गया। तो इनफिडेलिटी बेवफाई, इनफिडेल बेवफा, बोनाफाइड सुना होगा, ठीक है। बोनाफिडे या बोनाफाइड दोनों पढ़ते हैं इसको। सो बोनाफाइड इज ए फॉरेन वर्ड, ठीक है, ये आपका लैटिन रूट है और बोनाफाइड उठा लिया गया है। गुड फेथ, ठीक है, अच्छा फेथ। फिडेल इज निष्ठा, निष्ठा मतलब फेथ। तो बोनाफाइड, बोना मतलब गुड होता है, बोनाफाइड मतलब अच्छा, निष्ठा। अच्छा, आपने हाई फाई और वाई फाई भी टर्म बहुत सुना होगा, ठीक है। हाई फाई और वाई फाई क्या होता है इसको भी समझ लो। इट इज फॉर हाई फिडेलिटी, ठीक है। इसकी फिडेलिटी कैसी है, कोई प्रोडक्ट आपका मार्केट में आता है और आप बोलते हैं बड़ा हाई फाई प्रोडक्ट है, तो हाई फाई वो इसलिए है क्योंकि उसकी फिडेलिटी ज्यादा है। हाई फिडेलिटी प्रोडक्ट इज नोन एज हाई फाई। वाई फिडेलिटी यानी वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस है और उसकी फिडेलिटी यानी फेथ, विश्वास अच्छा है। तो वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई, हाई फिडेलिटी हाई फाई। फिडेल निष्ठा, इनफिडेल बेवफा, इनफिडेलिटी बेवफाई। तो ये फिडेल कहाँ से आया, लॉयल से आया, लॉयल्टी से। एलिजियंस का आंसर यही है। सर्विलिटी सर्वेंट सुने होंगे आप,
सर्वेंट मतलब नौकर होता है, सर्विलिटी इज ए नाउन, तो आपका वही नौकरगिरी वाला नाउन, नौकरगिरी वगैरह, उसके अंदर नौकरी वाला ज़्यादा, चापलूसी भी बोलते हैं कभी कभार, क्योंकि चापलूसी तो बूट लिकर तलवे चाटने वाला, सर्वाइल, तो सर्विलिटी वहां से आया है। ओबीडियंस मतलब होता है आज्ञा पालन, इट इज नॉट योर आंसर। एक्टिव का उल्टा पैसिव, और पैसिविटी मतलब ठीक है इनएक्टिविटी। सैल्यूटरी इज बेनिफिशियल, ठीक है, कोई चीज अगर आपका सैल्यूटरी है तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, लाभदायक है। और आपका एक वर्ड इंग्लिश में आता है लुडिक्रस, नहीं लुडिक्रस नहीं, लुक्रेटिव बिजनेस, ठीक है, अगर कोई बिजनेस बहुत ज्यादा लुक्रेटिव है तो वो मुनाफेदार, LUCRATIVE, लुक्रेटिव बिजनेस, मुनाफेदार बिजनेस, सैल्यूटरी बिजनेस, मुनाफेदार बिजनेस, बेनिफिशियल बिजनेस, मुनाफेदार बिजनेस, तो मुनाफेदार, फायदेमंद इज सैल्यूटरी। प्रीमेच्योर मतलब जो मेच्योर अभी नहीं हुआ है, पहले ही मेच्योर हो गया या नहीं हुआ है। डिजास्टरस खतरनाक, टेरिबल खतरनाक, तो दीज ऑप्शंस आर नॉट योर आंसर, योर आंसर इज बेनिफिशियल। परनिशियस, इसमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है, ठीक है, एंड परनिशियस इज डेट्रीमेंटल, ठीक है, डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक, तो हानिकारक का अपोजिट क्या होगा, जाहिर सी बात है बेनिफिशियल होगा। सो बेनिफिशियल इज योर आंसर, फेयर इज नॉट योर आंसर, अपोजिट बताना है इसमें। सेटिस्फैक्टरी संतोषजनक इज नॉट योर आंसर, सफिशिएंट पर्याप्त इज नॉट योर आंसर। पढ़ने की वजह डेट्रीमेंटल, हानिकारक, डेलिटेरियस भी बोलते हैं इसको, डेट्रीमेंटल तो है ही, डेट्रीमेंटल के अलावा एक और वर्ड होता है जो डेलिटेरियस होता है, ठीक है, तो डेलिटेरियस, डेट्रीमेंटल, पढ़ने की वजह, ऑल सिनोनिम्स, अपोजिट टू बेनिफिशियल। ब्लित्सम इज हैप्पी, खुशमिजाज, ठीक है, अगर कोई ब्लित्सम है तो दैट पर्सन इज वेरी हैप्पी टाइप, जिंदा दिल। कन्वीवियल, ठीक है, फुल ऑफ लाइफ या वाइवेशियस। देखिए जरा कन्वीवियल और वाइवेशियस को डिस्कस कर लेते हैं। देखो दोनों में एक रूट आपको मिलेगा वेव, सो वेव स्टैंड्स फॉर लाइफ, और यही विव इसमें भी है और यही विव इसमें भी है, दोनों एडजेक्टिव हैं, एक अल के साथ एडजेक्टिव हुआ है, एक OUS के साथ एडजेक्टिव हुआ है। तो वाइवेशियस इज फुल ऑफ लाइफ, जिंदा दिल, एंड कन्वीवियल विथ लाइफ, ठीक है, वही मतलब हुआ फुल ऑफ लाइफ। सो विथ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ मिला जुला के दोनों ही समानार्थी हैं, कन्वीवियल भी जिंदा दिल, वाइवेशियस भी जिंदा दिल, वही होता है ब्लित्सम, ब्लित्सम भी जिंदा दिल, खुशमिजाज, प्रसन्न। और इसका उल्टा बताना है तो ग्रेसफुल है नहीं, एडवेंचरस, साहसिक, कोई लेना देना है नहीं। मैमथ मतलब होता है वेरी बिग, ठीक है, तो दिस इज अगेन नॉट योर आंसर। सेलन को समझ लीजिए, इट इज योर आंसर। कभी कभार मुंह फुला के लोग बैठे होते हैं, ठीक है, तो मुंह फुला के बैठते कब हैं, ठीक है, व्हेन दे आर सैड या एंग्री, ठीक है, सैड होते हैं, एंग्री होते हैं, ग्लूमी होते हैं, उदास होते हैं। सैड, एंग्री, ग्लूमी ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। सलन, तो सलन फेस मतलब वही मुंह फुला के बैठना, गुस्सा होके, नाराज होके बैठना। तो जाहिर सी बात है गुस्सा है, नाराज है, तो उस टाइम पे आप जिंदा दिल बिल्कुल नहीं है, कन्वीवियल, वाइवेशियस या ब्लित्सम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको सही शब्द को फिल करना है। ही डिसाइडेड टू हिज मैट्रिक एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू गेट ए हायर स्कोर, रीअपियर, रीमार्क, रीराइट, रीडू, रीराइट इज योर आंसर, ठीक है। ही डिसाइडेड टू रीराइट हिज मैट्रिक एग्जामिनेशन, हम अपने एग्जामिनेशंस को, अगर यहाँ टेक होता, री टेक, तो उसके भी सही होने की पॉसिबिलिटी बन जाती, ठीक है, इसलिए बन जाती क्योंकि वी टेक एग्जाम्स, ठीक है, हम एग्जाम्स वगैरह को टेक करते हैं, गिव नहीं करते। जैसे कि मुझे 10वीं का एग्जाम देना है, आई हैव टू गिव बोर्ड एग्जाम दिस ईयर, नो, आई हैव टू गिव एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स दिस ईयर, इट इज इनकरेक्ट। आई हैव टू टेक एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स दिस ईयर इज करेक्ट। सो ही डिसाइडेड टू टेक हिज मैट्रिक एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू गेट ए हाई स्कोर, होता तो पॉसिबल हो जाता, है नहीं, तो ही डिसाइडेड टू रीराइट इज नॉट, रीअपियर नहीं,
रीअपियर कब हो पाता? अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन दिया होता. ही डिसाइडेड टू रीअपियर इन, ठीक है, हिज मैट्रिक एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू गेट हाई स्कूल. तो रीअपियर इन दिया नहीं है, इसलिए रीअपियर हिज मैट्रिक एग्जामिनेशन होगा नहीं. रीराइट इज योर आंसर. रीमेक नॉनसेंस. द पुलिस पुश्ड द पीपल बैक टू मेक रूम फॉर प्राइम मिनिस्टर्स कार टू पास. तो रूम इज नॉट देयर, ठीक है, तो टू मेक पासेज होगा नहीं, टू मेक प्लेस होगा नहीं, टू मेक एरिया होगा नहीं, टू मेक वे रास्ता बनाने के लिए, ठीक है. लोगों को पीछे ढकेला ताकि प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी पार हो जाए. टू मेक वे बहुत आसान है, समझ सकते हैं. His directions to the driver were and help him to reach on time. ठीक है, were very expletive पता नहीं क्या होता है, आप इसको चेक कर लीजिएगा कि expletive कुछ होता भी या नहीं. ठीक है. implicate is not your answer, क्योंकि आपको वहां पे implicate imply से बना हुआ है, ठीक है, और इसकी जरूरत यहाँ पे है नहीं. टू इम्प्लाई मतलब होता है कि की ओर इशारा करना या ऐसा कुछ मतलब नहीं. इम्प्लिसिट अगेन, इम्प्लाई, इम्प्लीकेट, इम्प्लिसिट इज नॉट योर आंसर. एक्सप्लिसिट, ठीक है, एक्सप्लिसिट मतलब होता है डिटेल्ड एंड क्लियर. ठीक है, तो हिज डायरेक्शन टू द ड्राइवर्स वर एक्सप्लिसिट, यानी डिटेल्ड भी थे और बड़े क्लियर थे, इजी टू अंडरस्टैंड थे. सो हिज डायरेक्शन टू द ड्राइवर वर explicit and helped him to reach on time. So explicit is your answer. तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 93. I don't remember exactly when did I go to Shimla last year. ठीक है, मुझे कायदे से याद नहीं है कि मैं पिछले साल शिमला कब गया था. इसमें देखिए तकलीफ क्या है सेंटेंस में, कि ये बात कॉन्सेप्ट को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि when did I go, ये स्ट्रक्चर कब होता है. ये आप बोलते हैं इंटरोगेटिव वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आप बोलते हैं सब्जेक्ट. ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर कहाँ फॉलो करता है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में. ठीक है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, आप किसी से क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं, इसलिए ये सीक्वेंस नहीं होगा. आपका सिंपल सेंटेंस जैसा ये सीक्वेंस बनेगा. हेयर जो ये व्हेन है आपका, ये इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है. ठीक है, ये आपका वो टाइम को इंडिकेट करने वाला वर्ड है. सो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि मैं कब शिमला गया था, ये पूछ नहीं रहा है किसी से. सो यहाँ पे आपका सिंपल टेंस वाली फॉर्मेशन बनेगी, इंटरोगेटिव वाली फॉर्मेशन नहीं बनेगी. तो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली व्हेन आई वेंट, क्योंकि इसमें भी डिड है. व्हेन आई डिड गो तो कुछ होता ही नहीं, ग्रामेटिकली इट इज इनकरेक्ट. व्हेन आई वाज गोइंग, नो पॉसिबिलिटी. ठीक है, When I did go, when I did go देखिए क्यों खत्म हुआ है. ठीक है, तो when I did go इसलिए खत्म हुआ है क्योंकि जब आपने when को ले लिया सिंपल सेंटेंस के तौर पे, तो did की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस में V2 आता है. ठीक है, एक तो ये. और did आप कब लगाते हैं? कि जब आप बहुत फोर्सफुल स्टेटमेंट्स देते हैं तो उसमें ये did का इस्तेमाल आप करते हैं. जैसे कि yes I did go there, या तो आप बोलते हैं yes I went there. सही है स्टेटमेंट, हाँ मैं वहां गया था. लेकिन अगर इसी बात को आपने ऐसे बोल दिया yes I did go there, ये स्टेटमेंट भी सही होता है. ठीक है, आप थोड़ा सा फोर्सफुल है, बहुत ज्यादा फोर्स ऐड करने के लिए आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होगा. when I was going is not your possibility, डी तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है. तो when I went there is your answer. He succeeded by dint of hard work. dint of का मतलब होता है by stroke of. ठीक है, स्ट्रोक झटका. ठीक है, तो by dint of hard work, तो हार्ड वर्क के झटके से he succeeded. और साउंड करता है, ये नेचुरल साउंड ही नहीं कर रहा है. तो by stroke of hard work नहीं होगा, by means of hard work नहीं होगा, by doing hard work नहीं होगा, by virtue of hard work is your answer. अभी ये अगेन ये आपका फ्रेजल वर्ब है, by virtue of. ठीक है, तो इसको भी आपको जानना पड़ेगा. ये फ्रेज है एक. ठीक है, तो by virtue of is a phrase and you should know the meaning of this. तो he succeeded by virtue of hard work, उसकी वजह से, उसके कारण वो सफल हो पाया. 95. We asked her that how she got time to write all these books.
अगेन अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया उसको देखिए, हाउ डिड सी गेट, ये नहीं लिख सकते हम हाउ डिड सी गेट, क्योंकि ये तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, तो दिक्कत कहीं और है इसमें। वी आस्क्ड हर दैट, ठीक है, ये नरेशन में आपको बात पढ़ाई जाएगी कि कब ये दैट लगाते हैं, कब ये दैट नहीं लगाते हैं। सो वी आस्क्ड हर, आस्क के बाद आपका दैट जल्दी फॉलो करता नहीं है, ठीक है, तो वी आस्क्ड हर व्हाट, वी आस्क्ड हर हाउ शी गॉट टाइम टू राइट ऑल दिस बुक्स, सीधा इतना ही आपको कहना है, दैट को रिमूव कर देना। तो हाउ शी गॉट डी में है, हाउ डिड शी गेट इसको मैंने पहले ही बताया क्यों नहीं होगा, तो हाउ डिड सी गेट इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, उसकी जरूरत यहाँ पे है नहीं। दैट दैट दोनों में लगा है तो दैट वाली बात को खत्म कर दीजिए, और इसको मैंने क्यों खत्म किया मैंने बताया, डी इज योर आंसर। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। एब्स्टीमियस की मीनिंग सही है और स्पेलिंग सही है, और इसका मतलब होता है परहेजी, ठीक है, जो बहुत ज्यादा परहेज करे, या संयमी के रूप में भी इसको आप इस्तेमाल कर देते हैं, परहेजी या संयमी। कन्विवियल ये वर्ड अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, कन्विवियल जिंदा दिल, फुल ऑफ लाइफ, स्पेलिंग इज ओके। डिसकॉन्सोलेट, डिसकॉन्सोलेट का मीनिंग आपका आएगा डिस्पोंडेंट, ठीक है, निराश, डिस्पोंडेंट इज इक्वल टू डिसकॉन्सोलेट। डिसअपॉइंटेड, इसका देखिए 2-3 सिनोनिम में, दोनों सब आसान है। Disappointed is equal to disconsolate and despondent is equal to disappointed। तो हताश या निराश के लिए ये सारे शब्द आपके पास हैं, ठीक है, तो ये disappointed तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसको पूछेगा नहीं कभी। डिस्पोंडेंट कभी कभार पूछता है, एंड डिसकॉन्सोलेट ज़्यादा बार पूछता है, ठीक है। कंसोल सुने होंगे, कंसोल मतलब होता है ढांढस देना, उम्मीद बनाना, सांत्वना देना किसी को, ठीक है, तो डिसकॉन्सोलेट जिसको कंसोल ना किया जा सके, अब वो कंसोल करने की हालत में ही नहीं है, बेचारा बहुत ज़्यादा दुखी या निराश है, तो डिसकॉन्सोलेट है, कंसोल नहीं कर सकते उसको आप। सो व्हाट शुड बी योर, अच्छा इसमें मिसस्पेल्ड चूज करना था, तो डिसकॉन्सोलेट की स्पेलिंग भी सही है, ठीक है, डिसकॉन्सोलेट सही, कन्विवियल सही, स्टीमियस सही, बिसॉटेड की स्पेलिंग नहीं सही है, इट इज योर आंसर, ठीक है, BESOTTED, दिस इज द स्पेलिंग, और इसका मतलब होता है मंद बुद्धि या बुद्धिहीन, ठीक है, जिसके पास अकल वकल ना हो उस बंदे को आप बोलते हैं बिसॉटेड। यहाँ भी मिसस्पेल्ड वर्ड चूज करना है, तो यहाँ भी आपकी सारी स्पेलिंग सही हैं, एक स्पेलिंग गलत है। अकोलेड मतलब होता है सम्मान। कॉम्प्लिसिटी, कॉम्प्लिसिटी आपका आएगा इस वर्ड से अकम्प्लिस, ठीक है, अकम्प्लिस मतलब होता है किसी अपराध में सहायक, ठीक है, हेल्पर इन ए क्राइम, ठीक है, जो किसी क्राइम में आपका हेल्पर रहता है, हेल्प करता है, दैट पर्सन इज योर अकम्प्लिस। एंड कॉम्प्लिसिटी इसी वर्ड से डिराइव होता है, ठीक है, अपराध में सहायता करना इज कॉम्प्लिसिटी, किसी ने आपके साथ किसी मिल के कोई अपराध, सहभागिता, लेकिन सहभागिता अच्छे काम में नहीं, ठीक है, सिर्फ किसी अपराध में सहभागिता, ठीक है, अकम्प्लिस एंड कॉम्प्लिसिटी, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिजल्ट्री इज, ठीक है, इरेग्युलर टाइप का, ठीक है, जो कि रेगुलर नहीं डिजल्ट्री है, इसको मैं कैसे समझाऊं, नॉट इक्वल, नॉट रेगुलर, ठीक है, ऐसा करके इसका सेंस होता है। स्पेलिंग सही है, बिलीगर इज मिसस्पेल्ड हियर, BELEAGURE, ये स्पेलिंग होती है, GEUR नहीं होती है, ठीक है।
ठीक है, एक जस्ट अ सेकेंड, आर ई नहीं, GUER, ठीक है, दिस शुड बी द स्पेलिंग, लेट मी राइट अगेन, BELEAGUER, दिस वन इज द स्पेलिंग एंड इसका मतलब होता है टू सराउंड समवन। ठीक है, द पुलिस केम एंड बिलीगर्ड मी, तो पुलिस केम बिलीगर्ड मी या द पुलिस केम एंड सराउंडेड मी। इसमें क्या करना है, चूज वन वर्ड, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू कट ऑफ ए पार्ट ऑफ ए पर्सन्स बॉडी विच इज इन्फेक्टेड। ठीक है, ये आपका जॉर्गन में आप कह सकते हैं कि दिस वर्ड इज अ जॉर्गन। ठीक है, जॉर्गन मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी है ये। ठीक है, मेडिकल में इसको आप बहुत बार सुनेंगे, इस्तेमाल होता है। एम्पुटेशन हो जाता है किसी बॉडी पार्ट का। ठीक है, कोई बॉडी पार्ट जो आपका इन्फेक्टेड हो गया आफ्टर दी एक्सीडेंट वगैरह, तो उसको काट के अलग करना पड़ता है, और वही काट के अलग करना इज एम्पुटेट करना, वही लिखा है, टू कट ऑफ ए पार्ट ऑफ ए पर्सन्स बॉडी विच इज इन्फेक्टेड, तो एम्पुटेटेड, योर फिंगर इज एम्पुटेटेड, लेग, लिम्स, कोई भी बॉडी पार्ट विच इज इन्फेक्टेड विल बी कट ऑफ, तो एम्पुटेटेड। ठीक है, बाकी सारे वर्ड्स को आप देख लेते हैं। क्रिश, क्रिश इज एक आजकल खूब चला हुआ है वर्ड। काइंडर गार्डन, ठीक है, बच्चों को जहाँ पे छोड़ देते हैं आप, पेरेंट्स जॉब में होते हैं, मदर एंड फादर, तो वो चिल्ड्रन को, स्मॉल बेबीज को, यंग बेबीज को छोड़ आते हैं इधर उधर काइंडर गार्डन में, कि वहाँ पे वो पढ़ेगा और उसके बाद हम सामने आते समय उनको पिक कर लेंगे। तो उन्हीं काइंडर गार्डन को ये आप क्रिश बोलते हो, CRECHE। क्रिश इज अ प्लेस वेयर बेबीज आर केप्ट, a place where babies are kept. Itinerant is a vagabond. घुमक्कड़, नोमैड भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, नोमैड या घुमक्कड़, नोमैडिक, नोमैड से ही बना। तो आइटिनरेंट इज नोमैडिक या वेगाबॉन्ड, जो घूमता रहता है, इज नॉट फिक्स एट ए प्लेस। ठीक है, एंड इसको देखते हैं हियर्स। हियर्स इज अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पूछा जाता है। मुर्दा गाड़ी, ऐसी कोई गाड़ी या व्हीकल जिसपे आप डेड बॉडीज को कैरी करते हैं, तो अ व्हीकल विच कैरीज डेड बॉडीज इज कॉल्ड दिस हियर्स। सो चारों ऑप्शन हो गए। 99, A statement which is accepted as true without proof is axiom। ठीक है, जिसको आप ट्रू मान लेते हैं विदाउट एनी प्रूफ, कोई ट्रू प्रूफ वगैरह का रिक्वायरमेंट होता नहीं है, तो ऐसे स्टेटमेंट को आप एक्सियम बोलते हैं। एडेज आपका होता है कहावत। इपिग्राम आपका होता है कोई जोक टाइप का। ठीक है, कुछ आप जोक होता नहीं एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली जोक, बट अ जोक्यूलर स्टेटमेंट। ठीक है, जोक्यूलर स्टेटमेंट, हंसी मजाक वाला कोई ऐसा बात आपने बोला। विटी रिमार्क होता है, ठीक है, उसमें स्मार्ट बात आप कुछ बोल जाते हैं हंसी मजाक के तौर पे। टीनेट इज योर बिलीफ, ठीक है, विश्वास की बात है ये। तो आप अगला देखते हैं, लास्ट वर्ड, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग, प्रिंटिंग, ETC। दिस कुड बी कंफ्यूजिंग, क्योंकि राइटिंग की बात आई है और स्क्रिप्ट रूट है, तो कुछ लोग इसको आंसर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट इज समथिंग डिफरेंट। ट्रांसक्रिप्ट होता है कि रिटन और प्रिंटेड, वो जैसे किसी अदर मीडियम में, जैसे ट्रांसक्रिप्ट है कि आपने कोई स्टोरी सुनाया और स्टोरी की ट्रांसक्रिप्ट है, तो वो रिटन या कॉपी आप उस बोलेंगे, रिटन कॉपी ऑफ समथिंग। ठीक है, एंड प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप ठीक है, इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ समथिंग, फर्स्ट मॉडल ऑफ समथिंग, इट इज द प्रोटोटाइप। दैट इज, अगर आपने किसी चीज को बोला कि इट इज द प्रोटोटाइप, दैट मीन इट इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ दैट थिंग। कोई कार वगैरह इन्वेंट हुई और कार कैसी बनी, जैसे आप फर्स्ट एरोप्लेन, अगर आप राइट ब्रदर्स की फोटो आप देखे होंगे तो कैसी थी, वो बड़े बड़े विंग्स दोनों तरफ और बीच का वो बॉडी लकड़ी वगैरह का, तो दैट प्लेन वाज द प्रोटोटाइप प्लेन। ठीक है, अपने प्रकार का पहला था
द फर्स्ट मॉडल ऑफ द प्लेन था। डबलेट मतलब होता है कि किसी चीज का दूसरा हिस्सा, जैसे यहाँ मैंने 2 विंग बना रखी है, तो इस विंग का डबलेट ये है जो बिल्कुल वैसा ही दिखता है। ठीक है, आप सीजर्स को लीजिए, तो सीजर्स आपका ऐसे बनता है, तो सीजर्स में क्या है, इस विंग का डबलेट ये है, तो ये बोलते हैं डबलेट। ठीक है, फैक्सीमाइल, ठीक है, फैक्सीमिली, फैक्सीमिली, आपने फैक्स वर्ड सुना होगा। ठीक है, फैक्स करते हैं किसी को, पत्र यहाँ से वहां भेज देते हैं, तो जो यहाँ पे आपके पास पेपर है, एग्जैक्टली सेम पेपर दूसरे की मशीन में निकल के आता है फैक्स। वो फैक्स ओरिजिनली आया कहाँ से है, वो इसी वर्ड से आया है, फैक्सीमाइल। ठीक है, फैक्सीमिली। ठीक है, तो इधर आपका कुछ रिटन डॉक्यूमेंट था एंड एग्जैक्टली सेम रिटन डॉक्यूमेंट दूसरे के पास पहुंच जाता है, वही पूछा है। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग प्रिंटिंग ETC, यहाँ पे जो था एग्जैक्ट कॉपी वहां पे पहुंच गया, वो कॉपी आपका फैक्सीमिली है, और इसी फैक्सीमिली वर्ड से ये फैक्स आपका बना हुआ है। फैक्स मशीन सुना होगा आपने। तो उम्मीद करता हूं, हालांकि ये वाला इजी नहीं था, इसको आप अगर रट्टे या तो रट्टा मार के जान पाएंगे, या तो फिर कायदे से इस वर्ड को जानना पड़ेगा, तभी यू कैन आंसर दिस, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस ट्रांसक्रिप्ट में या फिर इस डबलेट या प्रोटोटाइप में। तो प्रोटोटाइप इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ समथिंग, डबलेट इज दिस एग्जाम्पल। ये विंग इस विंग का दोनों एक दूसरे के डबलेट हैं। सीजर्स के केस में एक दूसरे के डबलेट ये हैं। और ट्रांसक्रिप्ट होता है कि रिटन कॉपी ऑफ समथिंग, कोई चीज बोली गई डॉक्यूमेंट है, उसका आप रिटन कॉपी ले आइए, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्ट। एंड फैक्सीमाइल इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड रिटन।